नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 जिनका पेपर अभी 2 फरवरी यानी आज 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, इसके अलावा साथियों 9 फरवरी और 10 फरवरी को है। उन साथियों के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि साथियों क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के लिए गए वो क्वेश्चंस हैं जिन जिन टॉपिक से अभी तक रेलवे ग्रुप डी में जो परीक्षा हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो। और बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी आपको करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि गुणसूत्र आंसर करना है कि जीन आंसर करना है। ध्यान से देखिए, जीवों में वंशागत गुणों का जो निर्धारण है वो जीन करता है भाई, गुणसूत्र नहीं, जीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा, जीन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना हेरिडिटी वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना, इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उत्परिवर्तन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल का जो प्रभाविकता का नियम है उससे संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के लिए है ये नियम। बिल्कुल, सभी पौधे समयुग्मजित है, इसमें बिल्कुल ये भी सही है। इसमें F1 पीढ़ी, देखिए इसे F1 पीढ़ी कहा गया जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, बिल्कुल ये भी कथन सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है मेंडल के प्रभाविकता नियम को लेकर। अगला क्वेश्चन है संस्करण। देखिए, संकरण है ना, संकरण यानी क्रॉस। संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है, इसी को विपुंसन कहते हैं साथियों, विपुंसन, याद रखना। ठीक है, देखिए यह जो प्रक्रिया है यह स्वपरागन को रोकने के लिए की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा दिए गए नियम कौन से हैं। बताइए, मेंडल ने इनमें से कौन सा नियम दिया है। देखिए, मेंडल जिनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया और स्वतंत्र अपयोहन का नियम दिया। यानी ये तीनों नियम मेंडल ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। ध्यान से देखिए, कोशिका में जो जल की मात्रा होती है ना, ये लगभग कितनी होती है, तो 80% होती है। याद रखना, साइटोप्लाज्म में जो जल की मात्रा होती है कोशिका की, उसमें 80% तक जल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी साथी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं ये आपको बताना है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण देखिए, जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, झिल्ली रहित कोशिका होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आगे देखिए, वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी। ये सारे कोशिकांग हैं, आपको बताना है इनमें से किस कोशिकांग की खोज वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने की थी। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। राइबोसोम की खोज 1955 के दशक में जॉर्ज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति कहाँ होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 प्रकार का होता है, उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, यानी खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका, वहीं पर ये राइबोसोम की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए, अंत प्रद्रव्य जालिका जो है इसके प्रकार कौन से होते हैं। तो देखिए, अंत प्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार का होता है, खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका। अभी मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम की उपस्थिति ये खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका में होती है, राइबोसोम की। ठीक है, और ये जो चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका है, इसमें वसा और लिपिड्स की उपस्थिति होती है। याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? साथियों देखिए, लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है भाई? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका की पाचन थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी 1955 में। और लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो गोल्जी काई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्जी काई उपकरण। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? ये प्लांट सेल में आपको बताना है, प्लांट सेल में कि जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए करेक्ट आएगा रिक्तिका यानी वैक्यूल। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का जो भंडारण है वो कौन करता है? तो रिक्तिका यानी वैक्यूल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए केंद्रक के बारे में ये सभी कथन सत्य है, जैसे कि ए में लिखा है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माता भी कहा जाता है, बिल्कुल। आनुवांशिकी सूचनाओं का हस्तांतरण भी केंद्रक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सत्य है केंद्रक को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वह साथियों टिटनेस। टिटनेस जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, याद रखिएगा। देखिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं साथियों, बहुत ही रिसर्च कर एनालिसिस करते हैं हर एक शिफ्ट का, हर एक क्वेश्चन का, कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आने वाले शिफ्टों में क्या पूछ सकता है रेलवे। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है? बताइए, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है? तो कोई भी न्यूरॉन में जो सूचना आती है सबसे पहले डेंड्राइट के द्वारा वो ग्रहण की जाती है, उसके बाद कोशिका शरीर में जाता है, सेल बॉडी में, जिसको आप सोमा के नाम से भी जानते हैं, फिर एक्सोन यानी अंश तंतु में आता है, और फिर एक्सोन के एंड में यानी तंत्रिका अंत में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? बताइए, ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। सोमेटिक तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसी ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? साथियों देखिएगा, त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसी ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली जो तंत्रिका होती है इसको कायिक संवेदी कहते हैं। कायिक संवेदी के अलावा इसको अभिभावी तंत्रिका भी बोलते हैं, या फिर संवेदी तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे रोकता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको प्रभावक कहते हैं, प्रभावक। अंग्रेजी में इसको आप इफेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएँ होती हैं? देखिए बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें 33 अलग अलग कोशिकाएं होती है, लेकिन वयस्क में ये हड्डियां आपस में जुड़कर 26 हो जाती है। तो यहाँ बच्चों में पूछा है तो 33, यही वयस्क में पूछता तो 26 आपका आंसर होता, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन का जो कोशिका शरीर होता है उसमें जो सबसे लंबा फाइबर होता है इसको एक्सोन बोलते हैं भाई, एक्सोन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोन याद रखना। नेक्स्ट है, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? साथियों देखिए, ट्यूबेक्टोमी की अगर बात करें ना तो महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं का जो नसबंदी होता है ट्यूबेक्टोमी, इसमें होता यह है कि जो डिंब वाहिनी होती है ना, फेलोपियन ट्यूब, उसको काट के सिल दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ट्यूबेक्टोमी निषेचन को रोकता है। यहीं पर पुरुषों की जो नसबंदी है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पुरुषों में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि वीर्य शुक्राणु रहित हो जाता है। आगे देखिए, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? देखिए महिलाओं में मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो 28 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 28 दिन की। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये किसके नीचे मौजूद होती है, तो मूत्राशय के ठीक नीचे भाई। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मूत्राशय के ठीक नीचे मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है फेलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा भाग है जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम्पुला में। फेलोपियन ट्यूब का वह भाग जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है उसका नाम है एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। साथियों गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से कौन योनि में खुलता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गर्भाशय। गर्भाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। और आज मैंने इस वीडियो में बायोलॉजी के उन चैप्टर को कवर किया है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। याद रखना, बायोलॉजी के उन चैप्टर्स को मैंने कवर किया है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी 1.5 to 4.5 लैक्स। याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, WBC एवं RBC को क्रमशः क्या कहा जाता है। तो WBC एवं RBC को क्रमशः क्या कहा जाता है, तो WBC को ल्यूकोसाइट्स और RBC को एरिथ्रोसाइट्स। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो देखिए मानव रक्त में जो सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका होती है वो तो होती है साथियों WBC। देखिए मानव रक्त में WBC में भी जो बेसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है ना, ये सबसे कम पाई जाती है, बेसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं। याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स का क्रमशः सही अनुपात कौन सा है। तो RBC का अनुपात 600 होता है, WBC का 1 और देखिए प्लेटलेट्स का 40 होता है साथियों। ये आपको याद ही रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, RBC की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है। तो भाई जब RBC की वृद्धि होती है यानी लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है तो उससे होने वाली जो बीमारी है वह है पॉलीसीथेमिया। ये नाम आप याद रखिएगा, पॉलीसीथेमिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोपिनिया रोग होने का कारण क्या है। तो भाई ल्यूकोपिनिया रोग होने का कारण क्या है। तो देखिए ल्यूकोपिनिया जो रोग होता है ना, ये WBC की कमी से होता है, श्वेत रक्त कण की कमी से ये ल्यूकोपिनिया नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा। अगला, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का जो आवागमन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है। देखिए फेफड़ों में गैस धारण करने की जो क्षमता होती है ये लगभग 5 लीटर होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है। याद रखिएगा 5 लीटर होती है भाई, 5 लीटर। अगला, श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए ए में लिखा है, आराम एवं सोते समय श्वसन गति कम होती है। ये तो बिल्कुल सही है। क्रोध के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, ये भी सही है। व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, नहीं गलत है, क्योंकि व्यायाम के समय श्वसन गति बढ़ जाती है। ये गलत लिखा हुआ है और आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी देखिए डी भी सही है कि दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है। ये तीनों सही है, केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है, ज्वारीय आयतन क्या होता है। देखिए ज्वारीय आयतन अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वसन के दौरान वायु का आयतन, इसी को ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखिए श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ये बाइकार्बोनेट्स द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा और प्लाज्मा द्वारा, यानी उपयुक्त तीनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है। तो भाई देखिए श्वसन ऊर्जा जो है ना, ये रासायनिक ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है। याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि साथियों विटामिन B7 जो होता है इसका रासायनिक नाम, देखिए विटामिन के बारे में आपको बता ही देते हैं। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो होता है बायोटिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जितनी भी हरी सब्जियां होती है जैसे कि पालक वगैरह जितनी भी है उसमें ज़्यादातर विटामिन ए पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विटामिन ए। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी जिसको चर्म रोग होता है उसके लिए कौन सा विटामिन बहुत ही आवश्यक होना चाहिए या फिर ज़रूरत होती है उसके लिए।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मानव शरीर का पूछा है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर का जो यकृत होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जिसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन ई को। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरल। आगे देखिए, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन ही है। हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी और हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है किससे? तो साथियों, कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है ये मनुष्य को दूध से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध से, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है किसमें? देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में स्मरण क्षमता जो है ना वो सेरिब्रम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट है, मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? देखिए, मानव की जो पसलियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी होती है, यही पूछा जा रहा है। याद रखिए, स्टर्नम से। स्टर्नम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है, याद रखिए स्टर्नम से। नेक्स्ट है, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? साथियों देखिएगा, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ईईजी एक होता है आपका ईसीजी जिसका संबंध हृदय से है और ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क, याद रखेंगे। मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार का कितना होता है? तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है उसके संपूर्ण शरीर के भाग का 7 से 8% तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7 से 8%। मानव त्वचा, देखिए मानव त्वचा जो है ये क्या है? देखिए, मानव त्वचा क्या है भाई? तो मानव त्वचा एक प्रकार का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मानव हृदय में आलिंद और निलय कहाँ पर होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मानव हृदय में आलिंद और निलय कहाँ होते हैं? याद रखिएगा, मानव हृदय में आलिंद और निलय जो होते हैं ना, ये देखिए 2 आलिंद ऊपर और 2 निलय नीचे होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था, और ये भी बताना कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और हाँ, जो मैंने क्लासेस ऑलरेडी आपको करा दिए हैं जाकर चुपचाप देख लेना, जिनका पेपर अभी बाकी है। चलिए तो साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।